नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात इटावा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जसवंत नगर थाना क्षेत्र का एक गांव है चक सलेमपुर। इसी गांव का निवासी है कुंवर सिंह। उसके परिवार में पत्नी भगवान देवी के अलावा 5 बच्चे थे। इनमें से 3 बेटियां व 2 बेटों में सबसे बड़ी बेटी अंजलि राजीव ज्योति की शादी हो चुकी है। चौथे नंबर की बेटी रीता कुमारी उर्फ मोनी थी। सबसे छोटा सौरभ उर्फ बंटी है, जो बीएससी कर चुका है। पिता के पास जमीन थी, जिस पर वो अपने बेटों राजीव व सौरभ की मदद से खेती करते थे। कुंवर सिंह की 22 साल की बेटी रीता कुमारी की 1 सप्ताह के बाद सगाई होनी थी। घर में खुशी का माहौल था। घर वाले शादी की तैयारी में व्यस्त थे। 19 सितंबर 2020 को मोनी की तबीयत ढीली थी। वो दोपहर 12 बजे अपनी दवा लेने घर से जसवंत नगर जाने की कहकर गई थी। उसे गए हुए 3 घंटे बीत चुके थे, मगर वो वापस घर नहीं आई। इस पर घर वालों को चिंता होने लगी। उन्होंने उसे तलाशना शुरू कर दिया। गांव में उसके साथ पढ़ने वाली सहेलियों के घर के अलावा गांव में जिस स्थान पर वो सिलाई सीखती थी, वहां भी पता लगाया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला और रात हो गई। वो लौटकर घर नहीं आई। रीता अपना मोबाइल, जिसमें 2 सिम कार्ड थे, वो लेकर घर से गई थी। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। रीता जसवंत नगर के एक कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसके लापता होने पर उसे तलाशने में उसके घर वालों से लेकर गांव के लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की। शुरुआती कोशिश में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस तरह कई दिन गुजर गए। रीता उर्फ मोनी के गायब होने के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा था कि रीता अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, तो कोई कह रहा था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी, इसलिए कहीं और चली गई है। थक हार कर रीता उर्फ मोनी की मम्मी भगवान देवी ने थाना जसवंत नगर में बेटी की गुमशुदगी की सूचना 22 सितंबर 2020 को लिखा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के साथ ही इसकी जांच तत्कालीन एसआई संजय कुमार सिंह को सौंपी गई। रीता के लापता होने के 7वें दिन 26 सितंबर को अचानक रीता का सुराग मिला। रीता के घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर बाजरे के एक खेत में मानव कंकाल मिला। घास लेने गए कुछ लोगों ने खेत में पड़े कंकाल को देखकर शोर मचाया। इस पर गांव वाले एकत्र हो गए। गांव वालों से खेत में कंकाल मिलने की जानकारी होते ही रीता के घर वाले दौड़े दौड़े खेत में पहुंचे। उन्होंने वहां मिले कपड़ों और अन्य सामान से उसकी शिनाख्त रीता के रूप में कर ली। रीता की मम्मी भगवान देवी ने बताया कि घर से जाते समय रीता यही सब पहने हुई थी। बेटी की लाश को इस अवस्था में देखते ही भगवान देवी बेहाल हो गई। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की हत्या केमिकल डालकर हत्यारों ने की है। उसने बताया कि उसकी गांव में किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। फिर बेटी का ये हाल किसने और क्यों किया? बेटी की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। रीता के सामान तो मिले थे, लेकिन उसका मोबाइल नहीं मिला। खेत में कंकाल मिलने की सूचना पर घटना स्थल पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहले ही पहुंच गई थी। पुलिस ने लाश का मुआयना किया। कंकाल की हालत देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि कंकाल के कुछ हिस्सों को कुत्ते या जंगली जानवर खींचकर ले गए होंगे। लाश को किसी केमिकल से जलाया गया था। इससे उसकी पहचान होनी भी मुश्किल हो गई थी। कंकाल के पास मिले सामान इस बात की गवाही दे रहे थे कि 1 सप्ताह पहले लापता हुई गांव की युवती रीता का ही कंकाल है। गांव के जितेंद्र कुमार, बेबी, राजीव आदि ने भी इन चीजों को देखकर रीता के रूप में कंकाल की शिनाख्त कर दी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भिजवा दिया। कंकाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कारण न आने तथा पहचान न होने पर पुलिस ने कंकाल का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय किया। पुलिस कंकाल व माता के सैंपल लेकर रीता के बड़े भाई राजीव के साथ 29 सितंबर 2020 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ गई थी। लखनऊ लैब के अधिकारियों ने उन्हें ये कहकर लौटा दिया कि पूरे कंकाल की जरूरत नहीं है, केवल कंकाल से सैंपल लेकर
वो भिजवा दे। 2 दिन बाद वापस आकर कंकाल को वहीं रख दिया गया। राजीव ने बताया कि गाड़ी किराए पर ले जाने में उसके 8,000 रुपए खर्च हो गए थे। इसके 4-5 दिनों के बाद पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए कंकाल व मम्मी पापा के सैंपल लेकर लखनऊ लैब भिजवाए, जिसकी रिपोर्ट 26 मार्च 2022 को आनी थी। जो सैंपल सही तरीके से ना भेजने की वजह से क्लियर नहीं थी। मां भगवान देवी इस बात की जिद पर अड़ी थी कि कंकाल उसी की बेटी का है। सैंपल सही से नहीं लिए जाने से लखनऊ लैब की रिपोर्ट क्लियर नहीं आई थी। इस पर पुलिस से आगरा की लैब में टेस्ट कराने की बात हुई। छोटा भाई सौरभ आगरा की लैब कंकाल व माता पिता के सैंपल लेकर 4 अगस्त 2022 को पुलिस के साथ गया। आगरा फॉरेंसिक लैब वालों ने ये कहकर सैंपल लौटा दिया कि ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, जिस क्षेत्र से संबंधित हो वहां की लैब में जांच कराओ। सभी तरफ से निराश होने के बाद भी भगवान देवी चुप नहीं बैठी। अपनी बेटी के लापता होने के बाद उसकी हत्या होने के कारण वो बहुत दुखी थी। लगभग 2 साल तक थाने व पुलिस के उच्च अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भगवान देवी की हिम्मत जवाब दे गई। जब अपनी बेटी के शव को प्राप्त करने के लिए घर वाले परेशान हो गए, तब मां भगवान देवी ने न्याय के लिए साल 2022 में हाईकोर्ट इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया। रीता की मां भगवान देवी ने अपनी रीट याचिका में पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अब तक आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, साथ ही डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं दी गई है। भगवान देवी ने न्यायालय से इस संबंध में एसएसपी इटावा को निर्देश जारी करने की अपील की। इस पर न्यायालय ने भगवान देवी की रीट पर सुनवाई करते हुए 11 जुलाई 2022 के अपने आदेश में एसएसपी इटावा को भगवान देवी द्वारा 22 सितंबर 2020 को गुमशुदगी की जो सूचना थाना जसवंत नगर में दर्ज कराई थी, उसमें पुलिस को पूछताछ में आरोपियों के नाम भी बताए थे। इसके बाद 26 सितंबर को जब बाजरा के खेत में कंकाल मिला, तब कपड़ों व अन्य चीजों से कंकाल की पहचान बेटी रीता के रूप में की थी। इस गुमशुदगी को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तित करने तथा दोबारा डीएनए टेस्ट कराने और 2 महीने में डीएनए रिपोर्ट और जांच प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद सोई में पुलिस सक्रिय हुई और घटना के लगभग 2 साल बाद 22 जुलाई 2022 को गांव चक सलेमपुर निवासी शटरिंग का काम करने वाले रामकुमार, उसकी पत्नी मिथिलेश कुमारी व सत्येंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस ने धारा 302, 120B, 506 और SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। छत विच्छित कंकाल और एक परिवार के दावों के बीच फंसी पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद कंकाल का दोबारा डीएनए कराने का फैसला किया। भगवान देवी व उसके पति कुंवर सिंह का ब्लड सैंपल फॉरेंसिक टीम द्वारा लेने के बाद लखनऊ लैब 18 अगस्त 2022 को डीएनए जांच के लिए भेजा गया। पुलिस द्वारा कई रिमाइंडर देने पर 11 महीने बाद 10 जुलाई 2023 को दूसरी बार मिले डीएनए रिपोर्ट इस आधार पर बेनतीजा रही कि शव का नमूना मैच नहीं हो रहा। लैब की इस रिपोर्ट ने पुलिस को चकित और भगवान देवी को परेशान कर दिया, क्योंकि लाश भगवान देवी के परिवार से जुड़ी नहीं थी। पुलिस का कहना था कि 11 महीने बाद जो दूसरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो मृतका के मम्मी पापा के डीएनए से मैच नहीं हो रही। पुलिस ने लाश का माता पिता ना मानते हुए कंकाल देने से इनकार कर दिया। 2 बार डीएनए की रिपोर्ट सही ना आने के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। जांचकर्ताओं ने ये संदेह करते हुए कि कंकाल के पास से मिले सामान जरूरी नहीं है कि मृतक रीता के ही हो सकता है कि हत्यारों ने पुलिस को चकमा देने के लिए रीता के कपड़ों व पहने गहनों के साथ किसी दूसरे का शव वहां लाकर डाल दिया हो। इस बात की भी आशंका व्यक्त की गई कि कहीं रीता का किडनैप तो नहीं कर लिया गया। जांचकर्ताओं ने शव को डीएनए मैच न होने पर इन्हीं आशंकाओं के चलते शव सौंपने से इनकार कर दिया। चूंकि हत्या के संभावित मामले में छत विच्छित मानव अवशेष ही एकमात्र सुराग थे, इसलिए पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती कि सबूत प्रभावित न हो और अच्छी तरह से सुरक्षित हो। भगवान देवी ने आरोप में कहा कि रामकुमार की रीता के साथ दोस्ती थी। वो अक्सर उसके मोबाइल पर फोन करके उससे बात करता था। दोनों चोरी छिपे मिलते भी थे। हम लोगों को इस बात की जानकारी रीता का कंकाल मिलने के बाद उस समय हुई जब पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी आखिरी बार रामकुमार से ही बात हुई थी। जब रामकुमार की पत्नी मिथिलेश को इन संबंधों की जानकारी हुई तो सभी आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत रीता को फोन करके 19 सितंबर 2020 को अपने घर बुलाया और फिर मिलकर उसकी हत्या कर दी।
रात के समय वे उसे बाजरा के खेत पे डाल आए। शव को केमिकल डालकर जलाया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। रीता के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड से भी स्पष्ट हो गया कि आखिरी बार रीता के पास रामकुमार के बेटे का ही फोन आया था। उसके पास ज्यादातर रामकुमार के ही फोन आते थे। रीता के बड़े भाई राजीव का कहना था कि यदि कंकाल उसकी बहन रीता का नहीं है तो रीता का क्या हुआ, वो कहाँ है, पुलिस अब तक उसका पता क्यों नहीं लगा सकी है। दूसरी ओर अपने दावों में दम दिखाने के लिए भगवान देवी ने भी इटावा के एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र देकर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस पर तत्कालीन जांच अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कंकाल तुम्हारी बेटी रीता का है, तब तक कैसे किसी को आरोपी मान लिया जाए। भगवान देवी ने तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया कि गिरफ्तारी न होने का फायदा उठाकर बेटी के हत्यारे खुलेआम गांव में घूमते रहे। बाद में मौका पाकर वे फरार हो गए। इसी बीच गांव में भी इस बात की चर्चा होने लगी कि रीता और रामकुमार के बीच प्रेम संबंध थे। वे चोरी छिपे मुलाकात करने लगे। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। कहने को दोनों की उम्र में दोगुने का फर्क था। रामकुमार 45 साल का था और रीता 22 साल की। लेकिन रामकुमार की मीठी मीठी बातों में आकर रीता बहक गई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंधों की किसी को भनक तक नहीं लगी। दोनों अक्सर एक दूसरे से फोन पर बात कर लेते थे। जब दोनों के प्रेम संबंधों की जानकारी रामकुमार की पत्नी मिथिलेश को हुई तो उसने योजनाबद्ध ढंग से अंजाम देकर रीता की हत्या करवा दी। इसके लिए घटना वाले दिन उसने बेटे मोहित के मोबाइल से रीता को फोन करके बुला लिया। इस बात को भगवान देवी ने भी बातचीत के दौरान स्वयं स्वीकार किया है। उसने बताया कि कंकाल मिलने के बाद रामकुमार ही हमदर्द बनकर खड़ा रहा। यहाँ तक कि कंकाल मिलने से पहले रीता की तलाश में भी वो उनके साथ रहा। लेकिन बाद में रामकुमार की भूमिका को लेकर जब सवाल खड़े होने लगे तब रामकुमार पर शक जाहिर करते उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज की। कोर्ट के आदेश पर दूसरी बार कराए गए डीएनए टेस्ट का मैच न होने के बाद पुलिस ने अदालत को रिपोर्ट भेज दी और गुपचुप तरीके से कंकाल के अंतिम संस्कार की योजना बनाई। शमशान में पुलिस ने 5 फीट गहरा तथा 6 फीट गहरा गड्ढा खुदवाकर तैयार कर लिया। इसकी भनक जैसे ही भगवान देवी को हुई तो उसने पुलिस के सामने हंगामा कर दिया। उसने पुलिस को चेतावनी दी कि यदि उसकी बेटी के संबंध में पूरी कार्रवाई से पहले कंकाल का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह किया गया तो वो उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। भगवान देवी के उग्र तेवर देखकर पुलिस को अपने कदम पीछे करने पड़े। इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीता राम ने बताया कि डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा गया था। लखनऊ लैब की रिपोर्ट क्लियर न आने पर पूरा कंकाल मंगाया गया। इसके बाद भी 2 बार सैंपल भेजे, अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। फिर से डीएनए सैंपल ना लेना पड़े इसलिए पुलिस ने कंकाल को डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा है। इसके बाद तो मामले की गूंज पूरे प्रदेश भर में गूंजने लगी। कंकाल की खबर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छाने लगी। 3 साल से इटावा के अस्पताल के मोर्चरी के डीप फ्रीजर में कैद एक युवती की लाश, जिसका 2 बार डीएनए टेस्ट कराने के बाद भी मामला अधर में लटका हुआ था। इटावा के जिला चिकित्सा की मोर्चरी में पिछले 3 साल से डीप फ्रीजर में बंद कंकाल के लावारिस हालत में पड़े होने की जानकारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। 26 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट ने समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अपना निर्णय देते हुए मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर, न्यायमूर्ति अजय बनोट की खंडपीठ ने सरकार और पुलिस अधिकारियों से पूछा कि आमतौर पर शव गृहों में रखे गए शवों के अंतिम संस्कार की क्या प्रथा है। इटावा के इस मामले में इतना विलंब होने की क्या वजह है? क्या ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत सरकार को निश्चित समय में शवों का अंतिम संस्कार करना होता है? मृतका की मम्मी भगवान देवी व घर वालों की भावनाओं को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस को हैदराबाद की लैब में डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 31 अक्टूबर 2023 निश्चित कर दी गई। कोर्ट के आदेश के बाद इटावा पुलिस ने कंकाल के साथ ही रीता के मम्मी पापा के सैंपल लेकर दिसंबर 2023 में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी हैदराबाद को भेजा गया। इस लैब से जनवरी 2024 को जो रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई वो पॉजिटिव थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कंकाल व मम्मी पापा के सैंपल की जांच से साफ हो गया है कि कंकाल के मम्मी पापा भगवान देवी व कुंवर सिंह ही है। कंकाल बेटी रीता का ही है। इस बात की जानकारी मिलते ही
घर वालों ने राहत की सांस ली। डीप फ्रीजर में कैद रीता का कंकाल, जो पिछले 40 महीनों से अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था, उसको घर वालों द्वारा लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद कैद से मुक्त करा लिया गया। 31 जनवरी 2004 को पुलिस ने रीता की मम्मी भगवान देवी को तहसील बुलाया। वो घर के अन्य सदस्यों के साथ तहसील पहुंची तो उन सबसे तहसील अधिकारियों ने कहा कि बेटी का कंकाल ले जाओ और खामोशी से इसे दफना दो। इसके बाद कंकाल को उन्हें सौंप दिया गया। डीएम इटावा के निर्देश पर 4 सदस्यों की टीम ने रीता के परिवार के साथ चक सलेमपुर स्थित उनके खेत पर पहुंचे, जहां उनकी देखरेख में भाई राजीव व उसके चचेरे भाई ने गड्ढा खोदने के बाद खामोशी से कंकाल को दफना दिया। मृतका के बड़े भाई राजीव व छोटे भाई सौरभ उर्फ बंटी ने बताया कि पुलिस शुरू से ही मामले में ढील दे रही थी। शुरू में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उसमें किसी को नामजद नहीं किया गया था, लेकिन लाश मिलने के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपियों के नाम बताए थे। लेकिन तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के ढूलमूल रवैये के चलते किसी भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया। नामजद किए गए आरोपी भनक लगते ही घटना के 11वें दिन अपने घर पर ताला लगाकर रात में ही फरार हो गए। यदि पुलिस मुख्य आरोपी रामकुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करती तो हत्या का राज उसी समय खुल जाता, लेकिन तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ करना भी उचित नहीं समझा और आरोपियों को हत्या के सबूत नष्ट करने का समय दे दिया। यहां तक कि आरोपी रामकुमार ने साल 2021 में अपना जसवंत नगर का प्लॉट व सिरसा में खेती की जमीन भी बेच दी। ये सब उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत किया था। 45 साल का रामकुमार मूल रूप से इटावा जिले के सिरसा का रहने वाला है। लगभग 20-22 साल पहले वो गांव चक सलेमपुर में आकर मकान बनाकर पत्नी के साथ रहने लगा था। वो शटरिंग का काम करता था। एसएसपी संजय कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले की जांच नए सिरे से शुरू की गई है। जांच के लिए सर्विलांस सहित 3 टीमों को लगाया गया है। जल्द ही हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। रिपोर्ट में जो लोग नामजद है उनके बारे में भी गहराई से छानबीन की जाएगी। गुनहगारों को उनकी सही जगह पहुंचाया जाएगा। इसी बीच मृतका रीता के कंकाल का डीएनए उसके मम्मी पापा से मैच हो जाने की जानकारी मिलते ही हत्या के आरोपी रामकुमार व उसकी पत्नी मिथिलेश ने 2 फरवरी 2014 को इटावा की अदालत में सरेंडर कर दिया। लेकिन इसी दौरान मिथिलेश को चोट लग गई, जिसके चलते केवल रामकुमार ही सरेंडर कर सका। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया, जबकि 28 फरवरी 2024 को आरोपी रामकुमार के बेटे मोहित गौतम ने भी सरेंडर के साथ जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोर्ट ने उसके प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया और उसे जेल भेज दिया। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने बताया कि सोशल क्राइम के 2 आरोपियों रामकुमार और मोहित ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। दोनों इस समय जेल में है। तीसरी आरोपी रामकुमार की पत्नी मिथिलेश कुमारी फरार चल रही है। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। मुखबिर भी लगा दिए गए हैं। उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।